Assalamualaikum dear students, I am Rob Isharat Ali. Today we will discuss the definition of set and Venn diagram. आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सेट की। The collection of well defined and distinct objects is called set. कलेक्शन कैसी लेनी है हमने, जो वेल डिफाइंड हो और दूसरे नंबर पे डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, जिसकी मुकम्मल वजाहत की जा सके, ऐसा मटेरियल, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मुकम्मल वजाहत की जा सके। और दूसरे नंबर पे वो एलिमेंट्स कैसे हों, डिस्टिंक्ट हो, मतलब उनके अंदर कोई रेपिटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो 1 to 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट कैसे हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बी सेट लेता हूं और उसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 1, अब इसके अंदर क्योंकि 1 2 टाइम्स आ गया है तो इस वजह से ये सेट नहीं है, इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है तो इस वजह से ये सेट नहीं है। दूसरे नंबर पे नोट है, बल्कि हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल हम बल्कि ऐसे कर लेते हैं। नॉटी बॉयज इन द क्लास, किसी क्लास के अंदर शरारती बच्चे, इनका सेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये बात वेल डिफाइंड नहीं है इस वजह से ये सेट नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि मेरे नजदीक शरारती बच्चे वो हैं जो डेली काम नहीं करते, मतलब जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है वो नहीं करते, उसके अलावा शरारतें भी करते हैं। किसी और बंदे के नजदीक शरारती बच्चे वो हैं जो क्लास के अंदर लेट आते हैं। किसी और बंदे के नजदीक शरारती बच्चे वो हैं जो क्लास के अंदर ड्यूरिंग लेक्चर शोर ज्यादा करते हैं। तो मतलब हर बंदे के नजदीक नॉटी बॉयज की जो क्लैरिफिकेशन है, नॉटी बॉयज की जो एक्सप्लेनेशन है वो मुख्तलिफ है। इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से हम इसे सेट नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे एक नोट है हमारे पास, why empty set is called set. Why empty set is called set. हम empty set को set क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है, डेफिनेशन के क्राइटेरिया को। इसको हम एम्प्टी सेट को इससे भी शो करते हैं, उसके अलावा इससे भी। ये दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं हमारे एम्प्टी सेट के। देखें इसकी ये वेल डिफाइंड कैसे है जी, अगर हमारे पास एक बुक से भरा हुआ बैग है तो भी हम उसे बैग ही कहेंगे, अगर उससे बुक्स निकाल ली जाए तो फिर भी उसे बैग कहेंगे, तो मतलब वेल डिफाइंड है। अब डिस्टिंक्ट कैसे है, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट भी है जो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 1, ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से ये सेट नहीं है। इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इस वजह से ये सेट है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके अंदर कहते हैं जी एग्जीक्यूट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है वेन डायग्राम को यूज करके। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, वो ये है कि ए सबसेट है बी का। इसको यूज करके हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी ये दोनों फाइंड करने हैं और इनकी वेन डायग्राम। तो हमारे पास इसको मैं एग्जांपल से सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। देखें हमारे पास एक सेट है बी जिसके फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर जिसके एलिमेंट हैं। तो अगर मैं इसका सबसेट लेता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जी 1 and 3। अब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट क्यों है बी का, क्योंकि ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, मतलब 1 3 बी के अंदर भी कंटेन करते हैं, इस वजह से ए सबसेट है बी का। तो एक तो क्राइटेरिया पूरा हो गया कि ए सबसेट हो बी का। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, मैं इधर फाइंड करता हूं कि ए यूनियन बी, तो ए के अमाउंट लिख लेंगे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, यूनियन बी के अमाउंट 1 3। तो इनका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, मतलब बी आंसर आ गया है। ए यूनियन बी जब हमने फाइंड किया है तो इसका आंसर असल में बी आ गया है। तो अब वेन डायग्राम के अंदर हम बी वाला रीजन शेड करेंगे। ए यूनियन बी के अंदर जवाब बी आया है इसका, तो इस वजह से ये बी वाला सारा रीजन हम शेड कर देंगे। ये हमारा
ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है ए यूनियन बी की। अगर इसे हम डिस्कस करना चाहें, देखें ए सबसेट है बी का, मतलब ए के एलिमेंट ए के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर भी होंगे, तो इस वजह से ए जो रीजन है वो बी के अंदर आएगा और ये यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। तो हमने ए यूनियन बी फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं इधर फाइंड करता हूं तो हम अमाउंट लिखेंगे ए की 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ऑफ बी के अमाउंट है हमारे पास 1 2 3 4 और ए के अमाउंट है 1 3। इंटरसेक्शन के अंदर क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में हो, तो इसका आंसर आएगा 1 3। अब 1 3 असल में क्या है, ये तो ए है जो बी का सबसेट है, तो इसका आंसर असल में आ गया ए। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास आंसर क्योंकि ए आ गया है, तो रीजन कौन सा शेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला। तो अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम सिर्फ हम ए वाला रीजन शेड कर देंगे। ये हमारे पास ए वाला जो रीजन है रेड पॉइंटर से जिसे शेड किया गया है, ये आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। और कंप्लीट बी जिसे ब्लू पॉइंटर से शेड किया गया है, ये आंसर है ए यूनियन बी का। मतलब आप लोगों ने बेसिक काम वही करना है जिस तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लें, उसे सॉल्व करें, उसके बाद इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इजीली शेड कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट यूनियन इंटरसेक्शन वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा सेट का वो यूज होता है, सिर्फ इसके अंदर हम शेड कर देते हैं रीजन को। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए और बी डिसजॉइंट सेट है, फिर हमने क्या फाइंड करना है बेटा, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दो चीजें फाइंड करनी है। ए और बी डिसजॉइंट सेट है तब। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूं, ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 and 3, बी हमारे पास सेट है 9 10 and 11। अब ये दो डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी सेम ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इस तरह के सेट्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो हमने ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। तो ए यूनियन बी के अंदर वेन डायग्राम इस तरह बनेगी, बल्कि हम पहले ए इंटरसेक्शन बी की बना लेते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर वेन डायग्राम बनाई जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये हम शेड बना देंगे, मतलब ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ए और बी क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका रीजन भी कोई कॉमन नहीं होगा, ए अलग होगा, बी अलग होगा, और इसका आंसर एम्प्टी सेट आया है, तो मतलब किसी रीजन को शेड नहीं करेंगे, यही आपका आंसर है। अगर ए यूनियन बी हम इसका फाइंड करें, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएं, तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास 1 2 3 9 10 11, मतलब दोनों यूनियन के अंदर हम लिख लेंगे। तो इस वजह से हम जब ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हम ए वाला रीजन भी शेड कर देंगे, और इसी तरह बी वाला रीजन भी शेड कर देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर जो आंसर आया है उसके अंदर ए का रीजन भी आ गया है और बी का रीजन भी आ गया है, तो इस वजह से ये टोटल ए और बी दोनों इस तरह आप शेड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई रीजन कॉमन भी होगा, ओवरलैप कर रहे होंगे। अब इस वजह से मैंने ए और बी को इस तरह ड्रा किया है कि ये वाला जो रीजन है इनका, ये कॉमन रीजन है, ये ए का भी है और बी का भी है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 and 4, बी जो हमारे पास सेट है वो है 3 4 5 6, ये इस तरह के दोस्त हैं। अब हम इसका पहले इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो कॉमन रीजन आएगा। तो कॉमन एलिमेंट इसके कौन से हैं बेटा, 3 और 4, जस्ट ये दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया हमारे पास 3 4। अब क्योंकि ये आंसर किस तरह आया है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने थे, तो 3 4 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। तो इस वजह से वेन डायग्राम बनाते वक्त हम कॉमन रीजन को शेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन रीजन कौन सा है, ए और बी का कॉमन रीजन है ये वाला, तो इस वजह से हम ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम इस तरह बनाएंगे, मतलब ये वाला रीजन शेड कर देंगे। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं तो ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं यूनियन के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम एलिमेंट को एक दफ़ा लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमने सिर्फ कॉमन रीजन शेड किया था। अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसके अंदर ए भी आ गया कंप्लीट, बी भी आ गया कंप्लीट, ठीक है। तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, हम ये लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर ये आया है 1 2 6, मतलब टोटल रीजन आ गया है। तो ए यूनियन बी के लिए हम इस तरह करेंगे, ये वाला सारा रीजन शेड कर देंगे, मतलब कॉमन रीजन भी आ गया है क्योंकि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट भी आ गए हैं, ए वाले एलिमेंट भी आ गए हैं, बी वाले एलिमेंट भी आ गए हैं, तो इस वजह से कॉमन रीजन भी शेड हो जाएगा, ए वाला रीजन भी शेड हो जाएगा और सारा बी वाला रीजन भी शेड हो जाएगा। तो इस तरह हम ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर है बी सबसेट है ए का, तो बी सबसेट है ए का, इस वजह से ए हमारे पास कोई बड़ा सेट है, ये बी इसका सबसेट है, एक एलिमेंट 1 2 4 और बी 1 2 इसका सबसेट है। तो हमने ए यूनियन बी बनाना है, तो हम ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4। अब क्योंकि ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास टोटल ए आ गया है, तो इस वजह से कौन सा रीजन शेड करेंगे, ए वाला, कंप्लीट ए को शेड कर लेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा रीजन आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बी वाला, मतलब ये बी है 1 2 सबसेट वाला। तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा रीजन शेड करेंगे, बी वाला। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखता हूं। ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में सिर्फ बी को शेड करेंगे और ए यूनियन बी के आंसर में हम क्या करेंगे, टोटल ए को शेड कर लेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।